हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपके साथ नेट के जो हमारा फर्स्ट पेपर का सेगमेंट चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, उसके अगले लेक्चर में हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हम आज देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो कि प्रत्यक्ष आपके पेपरों में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं और कुछ क्वेश्चन संभावना के आधार पर हम लोग तैयार करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो परीक्षाएं हुई हैं 24 तारीख की, 25 तारीख की, ऐसे छात्रों से जानकारी के आधार पर कि किस प्रकार के प्रश्न अभी आ रहे हैं, संप्रेषण के कैसे आ रहे हैं, टीचिंग के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, शोध के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यावरण के किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो उन सबको जानकारी के आधार पर हम नए प्रश्नों को लाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए तो और कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगता है कि आप लोग जो है जवाब दे रहे हैं, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए दोस्तों, वेबसाइट के बारे में पता ही है और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे फ्री है, डाउनलोड करिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है विचार प्रक्रिया ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग को, विचार प्रक्रिया को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किस बात के लिए प्रयोग किया जाता है बताइए। एक विधि के रूप में मान लिया गया है ब्रेन स्टॉर्मिंग को, ठीक है, विचार प्रक्रिया को, एक प्रक्रिया है पूरी, उसको तो किसके लिए किया गया है, जल्दी से आंसर करके बताइए, तब मैं अपनी बात बताता हूं आपको। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। लीक से हट करके चिंतन करना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स को हिंदी में लीक से हटकर कहा जाता है। इसमें जो है सामान्यतः जो चीज आप जिस लीक पर सोच रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट सोचने लगिए, तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। उससे डिफरेंट सोचिए आप, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो लीक से हटकर सोचने को एक सिद्धांत के रूप में, एक विधि के रूप में माना गया है। तो वो क्यों माना गया है, लीक से हटकर सोचने को एक माना गया है ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है। इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। स्व अधिगम को दृष्टतम बनाने के लिए, दृष्टतम बात समझिए, दृष्टतम बनाने के लिए, खुद के अधिगम को पे नजर रखने के लिए, दृष्टतम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक हेल्पफुल है, सहायक है। सबसे ज्यादा सहायक कौन सा होता है आपको बताना है। आंसर जल्दी से दीजिए, कमेंट बॉक्स करिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूं। सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। स्व अधिगम होता है यानी खुद से पढ़ना, लर्निंग करना, जिसको स्व अध्याय भी आप लोग कहते हैं ना। स्व अधिगम का मतलब होता है, तो कह रहा है कि स्व अधिगम यानी खुद से पढ़ने के दृष्टितम बनाने के लिए इनमें से कौन से अभिप्रेरणा सिद्धांत सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो पहले तो सक्षमता होनी चाहिए, सक्षमता की आवश्यकता, आप कितने सक्षम हैं, ठीक है, उसको फिर संतुष्ट करने के लिए कि आपके पास नहीं है तो क्या चीज नहीं है। फिर उसके बाद संभावना प्राप्त करना। तो ये तीनों बात मिलाकर के इन्होंने लिखा है सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि जो चीज, जिस चीज से आपको सक्षम बनना है, ठीक है, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। जब आपको परफेक्शन चाहिए तो स्वाध्याय जरूरी है, खुद से पढ़ना भी आवश्यक है। ठीक है, किसी भी चीज में। अब आपको अगर मान लीजिए जेआरएफ लाना है तो आपको क्या है, आज कोरोना काल में सब कॉलेज और सब इंस्टीट्यूट और सब बंद है, तो आपको क्या है, आप खुद से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं और यूट्यूब सर्च कर रहे हैं कि भाई कहीं कुछ मिल जाए, तो क्या होगा। इस तरीके से सक्षमता यानी स्वाध्ययन के लिए क्या आवश्यक है, सक्षमता आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम उद्देश्य का अर्थ क्या होता है। क्या कह रहा है, अधिगम का, लर्निंग का उद्देश्य अर्थ क्या है। ये पूछ रहा है कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या है, किसी भी अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या हो सकता है। तो अर्थ हो सकता है, इसका आंसर है डी। क्या कहता है, कहता है अभिक्षिप्त अधिगम परिणाम, क्या जो है पॉजिटिव परिणाम हो, उनको ज्ञान प्राप्त हो, यही क्या है, यही अधिगम उद्देश्यों का अर्थ होता है। ठीक है, आप क्यों पढ़ते हैं, तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ताकि आप जो है एक समाजोपयोगी एलिमेंट बन सकें। आगे कहता है, अगला क्वेश्चन है वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के लिए, जिसको उत्तर देना है, ठीक है, उत्तरदाता के स्वयं के लिए
दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है कहलाती है। क्या कहलाएगी बताइए? वह प्रश्नावली, वह क्वेश्चन जो उत्तरदाता के स्वयं के लिए कोई दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती, इसको उत्तर देना है उसके लिए कोई दृष्टिकोण प्रदान नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? ऐसी प्रश्नावली कहलाएगी, यहाँ पर आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी, रिपीट कहलाएगी। कहते हैं ना आवृत्ति हो रही है, पुनः आवृत्ति हो रही है ना, रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार के शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? कितने कठिन शब्दों को उपयोग करते हैं, सक्षमता, संवर्धन, संभाव्यता। अब बताइए इसी में बच्चा हिंदी मीडियम का पागल हो जाएगा, क्या आंसर देगा, कितना सोचेगा इसमें से, है ना। अब कह रहा है सक्षमता, सक्षमता का मतलब है एक तरीके से अपने आप में मजबूत होना, सक्षमता, ठीक है। संवर्धन का मतलब है बढ़ना, किस चीज को बढ़ाना, ठीक है। संभाव्यता होता है पॉसिबिलिटी एक तरीके से, ठीक है। तो इन तीनों की बात कर रहा है कि किस प्रकार के शिक्षण संबंधी सक्षमता के लिए संवर्धन की संभाव्यता होती है, बढ़ने के लिए होती है। तो शोध की बात कर रहा है कि कौन से शोध में ऐसा होता है, किस शोध में ऐसा होता है कि जब काम करते हैं उसके साथ साथ अपना भी संभाव्यता और हमारी हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारा संवर्धन भी होता है उस शोध में। ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा होता है क्रियात्मक शोध में। कैसा होता है? क्रियात्मक शोध में होता है, क्योंकि ये किस प्रकार का शोध है? ये समाज की घटनाओं आधारित शोध है, ये हम लोग के व्यवहार के बीच में होता है, व्यवहारों के लिए होता है। ऐसा शोध क्रियात्मक शोध कहता है। इसके आधार पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ज्ञान को सीखते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये क्रियात्मक शोध है। ये एक और पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इसी क्वेश्चन को डिफरेंट दूसरे टाइप से पूछा जा चुका है, ठीक है, और इसका आंसर क्रियात्मक शोध होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इतने कठिन शब्दों से डरिएगा मत, एक बार उसको दोबारा पढ़िएगा और उसका अर्थ समझने की कोशिश कर दिएगा। ऐसा आवश्यक नहीं है भाई आकर किसी क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में नहीं दे पा रहे, जरूरी नहीं है। ये 5 क्वेश्चन आते हैं शोध के, हो सकता है ये ऐसे कठिन टाइप के पूछे, आप उस पर 1 मिनट भी दे लीजिए। वैसे भी आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, क्योंकि मैथमेटिकल जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, रीजनिंग में टाइम लग जाता है, इसलिए इनको जल्दी करना होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोगात्मक शोध आधारित है, क्या कह रहे हैं, प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में जिसमें प्रैक्टिकल होता है, ऐसे जो शोध जो है, ऐसे शोध में जो है आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी माने स्टैटिस्टिक्स जिसको वो आप बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एनालाइज जो होता है सांख्यिकी विश्लेषण के, निम्न में से किस चर पर विचार किया जाता है? कौन से चर पर विचार किया जाता है जब स्टैटिस्टिक्स का हम जो है एनालाइज करते हैं? तो क्या है, पर पूछ रहा है प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में स्टैटिस्टिक्स का विश्लेषण क्या कहलाएगा, किस पे, कौन से चर आधारित कहलाएगा? तो आश्रित चर आधारित कहलाएगा, क्योंकि डाटा दूसरों पे डिपेंड होता है, डाटा दूसरों पे डिपेंड होता है, इसलिए आश्रित चर कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है? कार्यशाला का उद्देश्य बेसिकली क्या होता है? कार्यशाला समझते हैं ना, वर्कशॉप जो होती है, वर्कशॉप जो होती है, ठीक है, जो वर्कशॉप होती है किसी चीज की, है ना, वो किस लिए होती है? तो वो व्यक्तिगत अनुभव बढ़ाने के लिए होती है, व्यवहारिक अनुभव बढ़ाने के लिए होती है। आपका व्यवहारिक अनुभव माने जो आपका काम के प्रति जो अनुभव है वो बढ़े, इसके लिए वर्कशॉप होती है। अगर आप में से कोई जो है साइंस का स्टूडेंट होगा या बीटेक वगैरह किया होगा, उसको मालूम होना चाहिए, वैसे बीटेक वाले यहाँ क्या करेंगे, लेकिन बीटेक वाले जो होंगे उनके यहाँ वर्कशॉप होती रहती है, आपको जानकारी होगी। वैसे सभी जगह होती है, लेकिन सामान्यतः उनके यहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की एक विशेषता है? किसकी पूछ रहा है? अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के बारे में बता चुका हूं। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण 2 लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के बीच में होता है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। तो इसके लिए उसमें कह रहा है कि कौन सी विशेषता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि क्या विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वह है, यह केंद्रित और अकेंद्रित दोनों होती है। देखिए, जो 2 लोगों के बीच बातचीत होती है वह या तो किसी टॉपिक पर होती है या कैजुअली होती है, होते हैं ना, 2 तरीके से होती है। 2 दोस्त बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ज्ञान की बात हो रही है, कोई काम की बात हो रही है, अलग विषय है, कोई बिजनेस की बात हो रही है,
किसी और चीज़ की बात हो रही है, कोई ट्रिप पे जाना है तो उसकी तैयारी की बात हो रही है, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन आपस में बैठ के आपस में जो है गप हाँक रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आकेंद्रित हो जाएगा ना, कोई टॉपिक नहीं, किसी चीज़ पे केंद्रित नहीं है ये बातचीत, लेकिन सामान्यता किसी ना किसी केंद्रित होती है। तो ये क्या है, जो अंतर व्यक्तिक होता है, दो लोगों के बीच में होता है ये कम्युनिकेशन, इसमें जो है केंद्रित और अकेंद्रित दोनों प्रकार की बात होती है। मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। औपचारिक अनौपचारिक ठीक इसी प्रकार से होता है, आपको ये भी पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए, अब देखिए ये कहावत टाइप की है, इसको समझ लीजिए। कह रहा है मीडिया द्वारा, किसके द्वारा, मीडिया जो है हमारी आजकल की, मीडिया द्वारा सुनिश्चित करने, मीडिया द्वारा निश्चित करने के लिए देहरी पर रहने की, क्या देहरी पर रहना कि दर्शक गण किसको पसंद करते हैं। ये एक वाक्य हो जाएगा एक तरीके का। यह किसका सूचक है, यह किस बात का सूचक है, ये जो बात है ये किस बात का भाग, ये किस चीज को सूचित करता है, बताना है आपको इसमें आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, जल्दी बताइए एक बार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मीडिया का समाज पर नियंत्रण। किस चीज का, मीडिया का समाज पर नियंत्रण इस बात का सूचक है। मीडिया समाज पे कितना नियंत्रण कर रखा है, कंट्रोल कितना है मीडिया का। आज अब जो है कोई भी बात होती है, अरे बोले टीवी खोल के देख लो, कोई भी बात होती है, अरे यार वो घटना हो गई, रुको फेसबुक पे देखता हूँ, फेसबुक पे कोई अपलोड किया होगा। मीडिया तो हर प्रकार के ना, सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जब कुछ नहीं मिलता है तो अखबार जिंदाबाद, वो भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है इसका अर्थ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आंकड़ा संचयन, क्या कह रहा है, आंकड़ा संचयन, आंकड़ा संचयन और गणना परिकल्पन, ठीक है, गणना परिकलन, गणना परिकलन के लिए किसी गणना का परिकलन करना है तो आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। अब एक बात याद रखिए, यहां से कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू हो गया। इसमें क्या है, पूछ रहा है कि या तो कोई आंकड़ा जो होता है उसका संचयन करना है या फिर परिकल्पना का गणन करना है, कोई जो है परिकलन करना, किसी गणना का गिनती करना है, तो उसके द्वारा कंप्यूटर में किस चीज का प्रयुक्त किया जाता है आपको मालूम है। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी कमांड देते हैं वो बाइनरी में ही उपयोग होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है, क्या होता है, बाइनरी के रूप में प्रयोग होता है, आपको ध्यान है इस बात का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक वेब पेज की लोकेशन, क्या कह रहा है, एक वेब पेज की लोकेशन की निर्दिष्ट करने वाला पता क्या है। एक कोई वेब पेज होता है उसकी लोकेशन कौन बताता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको बताता हूं, आपके पास 3 सेकंड है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर है URL। क्या आंसर है इसका, URL, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ऐसा करके इसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ये किसी वेबसाइट के पते को, उसके लोकेशन को, उसके एड्रेस को बताता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको लोकेशन शब्द यहाँ L है, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने कि सबके लिए ना, माने सब पे लागू होता है। ये एक तरीके से एड्रेस बताता है, इसके द्वारा हम किसी विशिष्ट एड्रेस को, किसी वेबसाइट के विशिष्ट एड्रेस को जान लेते हैं, इसलिए URL कहते हैं इसको, ये आपको मालूम है, इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा, प्रथम पीढ़ी पूछ रहे जब सबसे पहले कंप्यूटर आए थे, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था। कौन से हार्डवेयर को प्रयोग में लाया गया था जब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर आया था, ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर आए थे, फर्स्ट जनरेशन आए थे, तब किसका प्रयोग में लाया गया था, तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है VLSI, ठीक है, आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तब उस समय प्रथम कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको बताना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युतीय शक्ति, क्या पूछ रहा है, भारत में विद्युतीय शक्ति की, यानी कि जो बिजली की शक्ति है कि कुल संस्थापित क्षमता, जितनी कुल संस्थापित यानी जितनी क्षमता है में नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सेदारी कितनी होगी। नवीनीकरण ऊर्जा जो है, जो नवीनीकरण ऊर्जा है, इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी ये पूछ रहा है, प्रतिशत में बताना है। इसका आंसर होगा 40%,
कुछ जगह कुछ किताबें 30 कह रही हैं, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको 40 ही मिलेगा न्यूज़ के माध्यम से, इसलिए आंसर 40 होगा। यही यूजीसी ने ठीक भी किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता जो है, कौन सी विशेषता उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी, क्या करेगी, उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी, किसकी, लर्नर की, जो पढ़ने वाला छात्र विद्यार्थी स्टूडेंट, ठीक है, उसकी कौन सी विशेषता परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। अब इनमें से ये विशेषताएं हैं, ठीक है, आपको विशेषता बतानी है, फिर ये आंसर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं आगे बात बताता हूं। चलिए आंसर पे डिस्कस करते हैं। कह रहा है अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता, ठीक है, एक बात। दूसरा कह रहा है अधिगमकर्ता में माता पिता की रुचि, ठीक है, अधिगमकर्ता में माता पिता की कितनी रुचि है इस पर, ठीक है, या अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी इस पर डिपेंड करता है, या संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल कितना है, यह बात है। तो इसमें से देखिए अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता ये सही है। क्यों, प्रश्न है अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता उसके परिप्रेक्ष्य में संभावित करे, क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो अधिगमकर्ता की अगर इच्छा उसकी प्रतिबद्धता नहीं है पढ़ने के प्रति तो अच्छा पढ़ने वाला नहीं माना जाएगा। तो पहला तो उसके खुद की पढ़ने की इच्छा है, प्रतिबद्धता है। दूसरा अधिगमकर्ता की माता पिता की रुचि, तो माता पिता की रुचि से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बच्चे की कितनी रुचि है, इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। तीसरा कहता है अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी कितनी है, इसका भी फर्क पड़ता है कि उसकी पूर्व जानकारी कितनी है, ठीक है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल, उसका कोई स्किल है क्या उस क्षेत्र में, यह भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा बाकी कोई चीज प्रभावित नहीं करती है। अधिगमकर्ता के परिवार का आकार कैसा है, संयुक्त परिवार है नहीं, जो है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अधिगमकर्ता जिस परिवार से संबंधित है उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, इससे भी अधिगमकर्ता की विशेषता जो है वो प्रभावित नहीं होती है। तो सिर्फ 3 ही चीजें हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको समझ लिया, बड़ा सरल था, आसान था, लेकिन देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वह समय सीमा, कहता है वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है क्या कहलाती है। वह समय सीमा की बात कर रहा है, बात समझिएगा, क्या कह रहा है, समय सीमा, टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि वह समय सीमा जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या एक समस्या की छानबीन करता है, तब क्या कहलाएगा वो। तो किसी अध्ययन में अगर समस्या की या स्थिति या तो उस समस्या की स्थिति या उस समस्या की छानबीन करते हैं जब आप, तो उस समय को क्या कहते हैं, उस समय को कहते हैं ए संदर्भ अवधि, क्योंकि हम उसके संदर्भ में कर रहे होते हैं ना काम, तो इसलिए संदर्भ अवधि कहते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक ग्राहक बैंक को लिखता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कह रहा है एक ग्राहक बैंक को लिखता है कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बैंक खाते ए में मेरे लेन देन की एक विवरण भेजिए। ठीक है, वो कह रहा है मेरे लेन देन की एक विवरण भेजिए मेरे बैंक खाते में 3 महीने की। तो ये संप्रेषण के संदर्भ में इसको क्या कहा जाएगा, कम्युनिकेशन के मामले में इसको किस नाम से जाना जाएगा। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, सामान्य सी बात है, संदेश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्या जाना जाएगा, संदेश के नाम से जाना जाएगा। कुछ लोग यहाँ प्रतिपुष्टि भी लगा सकते हैं, प्रतिपुष्टि नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, संदेश के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है एक ग्राहक बैंक को लिखता है कृपया विगत 3 वर्ष के दौरान मेरे बैंक खाते ए में मेरे लेन देन की एक विवरण भेजिए, उसी के बैंक खाते में भेजना है। ठीक है, तो बैंक ने कुछ बात नहीं बोली, बैंक ने उसने लिखा और बैंक ने भेज दिया, तो यहाँ पर रिप्लाई जरूर हुआ पर ये संदेश कहलाए। ये बात क्या कहलाई, ये संदेश कहलाए। किस प्रकार का संप्रेषण कहा जाएगा, इधर से जो बात जाएगी वो संप्रेषण में संदेश कहलाएगी, उधर से जो बात आती, अगर ये पूछता कि बैंक ने सिर्फ जो है पासबुक भेज दी तो उसको क्या कहते, तब वो प्रतिपुष्टि हो जाता, रिप्लाई हो जाता, फीडबैक हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा एक सूची ए को बी से मिलाइए। अब इसमें जो है मिलाने की बात है, जनरल सी बात है, जरा आप मिला करके बताइए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहली बात कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है श्रव्य, श्रव्य माने होता है सुनना। ठीक है, तो श्रव्य क्या होगा, इसको यहाँ पे हमको देखना है, तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले श्रव्य के लिए, दूसरा है विज्ञापन के लिए।
तीसरा है इंटरनेट, चौथा है समाचार पत्र। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो अगर आपका एक या दो शब्द अगर आपको पता है सही एकदम एक्यूरेट, तो इस पे आप एक गैस भी मार सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इंटरनेट का क्या है, इनमें से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इंटरनेट से रिलेटेड शब्द एक ही है, कौन सा है? बैंडविड्थ। ये क्या होता है? इंटरनेट की आने जाने की जो स्पीड होती है उसको कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, ठीक है, विड्थ कहते हैं, ये कहते हैं। तो एक तो क्लियर हो गया, यानी सी का पहला होगा। अब देखिए आप, सी जो है उसका पहला होना चाहिए, कहां पर दिया है? अब अगला कह रहा है, अगला क्या कहता है? अगला है यहां पर विज्ञापन। विज्ञापन क्या होगा? तो श्रव्य क्या होगा? आवृत्ति और स्वर। तो ए का क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, तो ए का चौथा होगा। ठीक, तो सबसे पहले 4 आएगा। दूसरा क्या कह रहा है? विज्ञापन। विज्ञापन के लिए 3 आएगा। अव्यक्तिक संप्रेषण होता है, विज्ञापन में किसी से बात नहीं की जाती है, आकर के अपनी बात बोलकर चला जाता है आदमी। एक तरीके से मान लीजिए खुद से बात कर रहा है, उधर सामने जो देखने वाला से फर्क नहीं पड़ता है, वो कैसा संप्रेषण होगा? अव्यक्तिक होता है। ठीक है, विज्ञापन। फिर इसके बाद इंटरनेट का बता ही दिया है। अंतिम बचता समाचार। समाचार क्या होता है? रेखीय संप्रेषण होता है, उसमें लिखा रहता है सब एक रेखा में ना, रेखीय संप्रेषण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, फिर दूसरे का 3, फिर उसके बाद 1 और फिर 4। तो 4 3 1 2 ये वाला आ गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सरल क्वेश्चन था, सिर्फ देखना था एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए, तुरंत, त्वरित माने जो है क्विकली, ये क्विकली पुनः प्राप्ति के लिए जो है दोबारा प्राप्त करने के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने के हेतु सुविधाजनक स्थान कौन सा होता है? कहाँ? ईमेल में। कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपको सबको पता है, एड्रेस बुक कहते हैं इसको, पता पुस्तिका कहते हैं। ईमेल की एड्रेस बुक में जाएंगे तो आपको किसी भी चीज के तुरंत जो है पुनः प्राप्ति हो जाएगी मेल की। ठीक है, ये सरल है, आपको ये मालूम भी है, लगभग पिछली बार पूछा भी जा चुका है। एक अध्यापक विद्यार्थी के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करता है। क्या करता है? एक अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाई को ज्ञात करने के लिए कौन सी उसकी प्रयोग करेगा? अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संकलनात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या नैदानिक परीक्षण। मैं आपको वैसे बता चुका हूं, इसका आंसर होगा नैदानिक परीक्षण। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है परेशानी को जानना होता है, जिसको निदान कहते हैं। फिर उसका इलाज करना होता है, जिसको उपचार कहते हैं। फिर उसको जो है ध्यान रखना होता है, इसको मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कठिनाइयों को जानने की बात कर रहा है, यानी कि निदान कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो है, क्या कह रहा है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। निर्माणात्मक का, निर्माण करना, समझ रहे हैं ना? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर इसका आंसर होगा बी, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों के पढ़ाई को बढ़ावा देना निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। आपको मालूम है ये वाला, मैंने अपने मूल्यांकन का जब चैप्टर लिया था शिक्षण अभिवृत्ति का, आखिरी में इस बात को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्न में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? एक अच्छे संप्रेषणकर्ता माने जो अपनी बात रखने वाला हो, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्न में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, ये पूछ रहा है। अनुसरण करना माने फॉलो करना चाहिए, एक तरीके से अनुसरण करना चाहिए। अब यहाँ पे बात लिखी है सारी, नीचे आंसर है कूट में, आपको आंसर देना है। तो पहले तो देख लीजिए क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो क्या उसे संगठित रहना चाहिए? एक अच्छे अधिगमकर्ता को संगठित माने जुड़ाव रहना चाहिए क्या? तो हाँ, रहना चाहिए, यह आवश्यक है। उसके बाद उसे उद्देश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए क्या? दृश्य सामग्री जो होती है उसके उपयोग से बचना चाहिए, तब बिल्कुल बचना चाहिए। देख करके बोलने वाला अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जो देख करके बोलेगा, जैसे आजकल नेताएं कई खड़े हो जाते हैं, हमारे बंगाल में जो खड़े हैं वो गुलाम नहीं आज़ाद हैं, ऐसा आपको पता है कौन से नेता कहती हैं। ठीक है, तो देख अब इस तरीके का
होता है जो देख करके पढ़ते हैं, उनको नहीं आता तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना, तो वो अच्छा कम्युनिकेटर वाला नहीं माना जा सकता है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी कई बार देख के बोलते हैं, कई बार बिना देखे बोलते हैं। तो जब बिना देखे बोलते हैं तो देखिए अब कैसे हैं, क्या पॉलिसी है, आई डोंट नो, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब मोदी जी बोलते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो जब बोलते थे लोग सुनने आते थे उनको लगता था बड़ा मज़ेदार बोलते हैं अटल जी, क्योंकि अपनी उसमें जो है कविताएं और सब चीज़ों को बोलते थे, ठीक है, और बिना देखे बोलते थे। तो जब बिना देखे बोला जाता है तो वो अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा संप्रेषण करता होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये बात भी क्या है यहाँ पर, किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए, तो पहली बात है उसे संगठित रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा आगे क्या कहता है, इसके बाद कहता है उसे अधिन्यायवादी होना चाहिए, है अधिनायकवादी, मैंने अधिनायकवादी होना चाहिए तो नहीं, ठीक है। उसके माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उसे क्या है, माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ये भी कोई क्या चीज़ है, तो माध्यम से सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन पूरा अच्छा नहीं कर पाएगा, तो उसकी जानकारी होगी तभी कर पाएगा। और उसे कहने यानी कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। सही बात है, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो किसी न किसी बात को कहानी के रूप में, छोटी संक्षिप्त कहानी के रूप में रखता है, तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। एक तो या तो एग्जाम्पल सेट करे किसी बात को कहते समय, या इसको करे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक बात ये होगी, दूसरी बात क्या होगी, ये होगी, और तीसरी बात ये होगी, ये तीनों आपके होंगे। तो इसका आंसर कहाँ पर है, तो इसका आंसर यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में आ गया, इसका आंसर ये हो गए, 3 बातें हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। जब क्लास में अच्छा संप्रेषण हो तो कौन कौन से तत्वों को अपना लेना चाहिए, ये पूछ रहा है यहाँ पर। वो कौन से तत्व हैं जिनको अच्छे संप्रेषण के लिए कक्षा में जब अच्छा संप्रेषण चाहिए तो अपनाना चाहिए, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो अभी हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले मूर्तता, मूर्तता माने जीवंतता, एक तरीके से मूर्त माने होता है जो चीज़ें दिखें, ठीक है। तो पहले मूर्तता होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा कहता है तो यहाँ पर शिष्टाचार होना चाहिए। कक्षा संप्रेषण के लिए मूर्तता का होना, खुद का अवेलेबल होना, और दूसरा क्या, शिष्टाचार होना चाहिए, ये भी सही है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अड़ंगेबाजी से नहीं लेना है, काल्पनिकता ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुसंगति होनी चाहिए, रिलीवेंसी होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर होंगी आपकी कक्षा संप्रेषण में तो आपका कक्षा संप्रेषण बहुत अच्छा और प्रभावी माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रभावी आग्राही संप्रेषण, ठीक है, प्रभावी आग्राही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो। कैसा हो, या तो लिखित हो, कैसा, लिखित हो या वाचिक रूप में हो, लिखित या वाचिक रूप में हो, के लिए प्रभावी निर्धारक, ठीक है, प्रभावी निर्धारक निम्न में से कौन होगा, तो बताइए इसके लिए प्रभावी निर्धारक कौन होगा। तो जब जो है प्रभावी आग्राही संप्रेषण यानी आग्रह करने के लिए संप्रेषण होता है, या तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहेंगे, ऐसे संप्रेषण में कि हमेशा जो है सबसे पहले शब्द आता है मैं आपसे, मैं आपसे। हर जगह आग्रह करने समय आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैं वाले संदेश से। किससे, मैं वाले संदेश से हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम, ठीक है, यानी कि डोमेन नेम के संक्षिप्त जो है सामान्यतः संबद्ध होता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं या कोई भी एजुकेशन संस्था है तो उसके लिए जो है सामान्यता क्या है, उसके लिए सामान्यता जो डोमेन नेम होगा वो .edu होता है। इसका मतलब होता है एजुकेशन, क्या, एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है। एक विचित्र चीज आपको बताता हूं कि EDUCATION ये जो एजुकेशन शब्द है इसमें 5 वावेल आते हैं। कितने, 5 वावेल आते हैं। देखिए AEIOU 5 वावेल आते हैं इस शब्द के अंदर, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा कौन सा एक और शब्द है जिसमें 5 वावेल आते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है। किसका उद्देश्य, उन्नत भारत अभियान का योजना का उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो उन्नत भारत का क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं। 3 सेकंड आपके पास है, जल्दी से कर दीजिए एक बार। मैं थोड़ा हट जाता हूं, क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहेगी। चलिए,
तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। क्या, देश में जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं, उनको कम से कम 5 गांवों के साथ जोड़ना, ये उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य है। उन्नत भारत अभियान का यही लक्ष्य है कि जो है उच्च शिक्षण संस्थानों को 5 गांवों से जोड़ना। ये 2017 में इसको शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले को देखते हैं। निम्नलिखित सूची में कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों को दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे बताया गया है। इन्हें क्या लिखा, अंतर्निहित जियोग्राफिकल स्पेस के आधार पर, जियोग्राफिकल माने भौगोलिक अंतर के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर ये जो क्रम है ये क्या कहलाएगा, ये आरोही क्रम कहलाएगा। और इधर से उल्टा गया तो अवरोही क्रम कहलाएगा। तो आरोही क्रम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, फिर मैं बताता हूँ आंसर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा, डी होगा। इसको डी में सबसे पहले लैन आता है। लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, फिर इसको कहते हैं मैन, कहते हैं मैन एरिया नेटवर्क, और इसको कहते हैं WAN वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ा एरिया नेटवर्क कहते हैं। यह एक बिल्डिंग के तक के लिए काम आता है, एक कमरे तक के कंप्यूटर को काम आता है। ये बिल्डिंग और उसके ऊपर के लिए काम आता है। ये एक बहुत बड़े परिक्षेत्र के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर होगा डी, छोटे से बड़े के क्रम ये है। ठीक है, लैन मैन वैन, ठीक, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी सौंपी गई है। भारत में हायर एजुकेशन के समन्वय और क्वालिटी, इन सब की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है। बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। भारतीय विधिक परिषद को सिर्फ किसकी, विधि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, भारतीय विधि परिषद, लेकिन विधि नहीं विधिज्ञ कहते हैं इसको, विधिज्ञ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद। भारतीय, इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है, इसको भी नहीं सौंपी गई है। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिर नीति आयोग। तो किसको सौंपी गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका स्थापना 1956 में हुआ है, ये मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी। कौन सी प्रविधियां इसमें है, प्रविधियां हैं जो निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या था, मैंने बताया ना, अधिगमकर्ता के पढ़ने, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। तो इसके बारे में बताना है आपको। सबसे पहले क्या कहता है, तो सबसे पहले कहता है सत्र को आयोजित करना, परीक्षा सत्र को आयोजित करना। तो क्या है, ये भी करेक्ट है, एक चीज हो गई। दूसरा कह रहा है शिक्षणोत्तर सत्रों में बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न देना, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए आवश्यक नहीं है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएं। ठीक है, वो क्या रूप ग्रहण करेगी। तो उसके बाद कहता है क्या प्रभुत्व परीक्षण करना चाहिए, यह भी आवश्यक नहीं है। चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये है, सुधारात्मक होगा तभी तो अधिगमकर्ता का बढ़ावा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, अधिगमकर्ता पढ़ेगा, और तो उसके चर्चाओं के बीच में सुधारात्मक प्रतिपुष्टियाँ होनी चाहिए कि बेटा ये नहीं, इसको ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है परासंज्ञानात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो अवसर का संवर्धन करना, तो यह भी ठीक है। जो है परासंज्ञात्मक, दूसरों के ज्ञान को जो है क्या करना, जो सोच रहे हैं उसके लिए एक अवसर प्रदान करना और उसको बढ़ावा देना। हाँ बेटा, ये वाला अवसर भी आपके पास आएगा, ऐसा दोनों होगा। तो पहला, चौथा और पांचवा, ऐसा जो है इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर है। ठीक, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये है कि शोध वह प्रतिमान है। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहता है शोध वह प्रतिमान है जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता, क्या व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, शोध वह प्रतिमान है जो शोधार्थी और अभ्यासकर्ता, शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता पर बल देता है, कहलाता है।
ठीक है। व्यावसायिक क्या होगा, आपस के इंटरेक्शन को कहते हैं। मैंने बताया था कि आपस में जो व्यक्तियों का स्वभाव होता है, इन सब का जो शोध होता है, ये क्या कहलाता है, एक क्रियात्मक शोध कहलाता है। यहां पर यही इसका आंसर होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपगामों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कक्षा संप्रेषण की बात कर रहे हैं, कक्षागत संप्रेषण की बात कर रहा है, ठीक है। कक्षागत परिस्थितियों में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से इनमें से कौन से उपगामों को शोध को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, बताइए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, क्या होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तदानुभूतिक कहेंगे इसको, तदानुभूतिक एवं प्रायोजनवादी, ठीक है। प्रयोजन माने कि किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, किस लिए, ठीक है। तो तदानुभूतिक और प्रयोजनवादी, इसका आंसर होगा डी। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म होता है। अब अगले सेगमेंट में मिलेंगे, तब तक के लिए अगले सेगमेंट में और महत्वपूर्ण प्रश्न लाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से थे प्रीवियस ईयर के हैं, और अभी जो परीक्षाएं हुई हैं अगर उनके कुछ प्रश्न मिल जाते हैं, क्योंकि उसी तरीके के प्रश्न आगे आने की संभावना है, वो तो नहीं लेकिन उसी तरीके के, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। जिनको आगे देना है पूरे क्या नाम है अक्टूबर में जिनको देना है, या फिर नवंबर में जिनको परीक्षा देनी है, ऐसे लोगों का बहुत भला हो जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग का JRF हो। ऐसा सब कुछ के लिए आप मेहनत करते रहिए और बने रहिए स्टडी 91 पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।